Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So, in today's lecture, we shall be moving on forward in your lecture series that was going on regarding our classification of elements and their periodic properties. So, when we talk in terms of periodicity and periodic properties, in the previous class, we had already covered our physical properties related to these were our physical properties, and we had covered all of them starting from atomic radii. Then we had ionic radii. Another thing we were having was ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. These are the things that we had already talked about, and their trends, their periodic trends has also been discussed in the previous lecture. Trends could be like period wise trends and your group trends. When we talk in terms of period, we can say that atomic radii in the period it decreases, whereas in the group it will increase. While for ionization enthalpy, if we talk in the period, it will increase and this it will decrease. Reason we all are aware, electron gain enthalpy, we know that which is the most electron gain element having most इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वॉज क्लोरीन, और फ्लोरीन ने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम जीतेंगे. तो ऐसे पीरियड में जाओगे, पीरियड में जाते हुए इट विल इंक्रीज, वेर एज डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज. ये नेगेटिविटी थी. एंड व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ gain enthalpy, we have increase again and then we have decrease. और आयनिक रेडियाई के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ लिया था जो कहता था कि कैटायन का साइज और आपके एटम का साइज और फिर आता है आपके एनायन का साइज. तो ऐसे आपका रेडियाई जो है दैट वाज विजिबली सेम. अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है दैट ऑल्सो वी कैन सी कि आपका मेटालिक कैरेक्टर इन द पीरियोडिक टेबल इस पूरे में मेटालिक कैरेक्टर होता है और यहाँ तक मेटालिक कैरेक्टर जाते जाते रहता है. तो हियर एंड हियर द मेटालिक कैरेक्टर इज देयर, वेयर एज सिलिकन से अगर हम बात करें यहाँ से एलिमेंट्स की, तो these two elements, these two and these two elements, these elements of yours were having what, these elements of yours were having what, metalloid property. और यहाँ आकर के आपके पास आ जाता है क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. इसको बोला जाता है आपका एस ब्लॉक, दिस इज योर डी ब्लॉक एंड दिस इज योर पी ब्लॉक एंड दिस इज योर एफ ब्लॉक. ऐसे हमने चीज़ों को डिस्कवर कर लिया था अभी तक की क्लास में. ऑल्सो इन द प्रीवियस क्लास, also in the pre- also in the previous class there was a problem in that what did I do was I was saying the things correct but साइन जो है वो ऐसा लगा दिया, साइन ऐसा हो गया. तो मेक अ करेक्शन ओवर देयर ऑल्सो, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था कि साइन रहेगा आपका एनाइन वाले का सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आया. रिमेंबर द फैमिली वन केस, तो बस उसी चीज़ को ध्यान रखना है. तो साइन शायद दिमाग में कुछ और था, तो एट दैट टाइम साइन चेंज हो गया, तो दैट यू कैन करेक्ट. ठीक है, अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं. अब बारी आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. नाउ वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी क्या,
हम पहला पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहला जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। देर आर सर्टन टर्म्स, जैसे कि आप बोलो वन इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट, अनदर इज योर कोवेलेंसी टर्म, कि कितनों के साथ कोऑर्डिनेशन कोवेलेंसी है या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली अगर हम डिफाइन करने की बात करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास सिंपल से कंपाउंड आई कैन टेक लाइक आई हैव टेकन दिस कंपाउंड। ये मेरे कंपाउंड के अंदर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, वन इज माई सोडियम एंड अनदर इज माई ऑक्सीजन। अगर मैं सोडियम की वैलेंसी लिखती हूँ 2p6 सॉरी एंड देन इट हैज 3s1, ठीक है। वेयर अगर यहीं पर मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख देती हूँ तो इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, तो लाइक दिस इफ आई राइट सर्टेन थिंग्स, अगर मैंने लिख दी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब मुझे ऑलरेडी कंपाउंड का फॉर्मूला मालूम था, आई वॉज अवेयर दैट दिस इज माई कंपाउंड, और इस कंपाउंड के पास दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट is my sodium and another element is my oxygen। फिर मैंने लिखी दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आई गॉट टू नो कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनी है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डोनेशन एंड दैट ओवर देयर इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्टेंस। तो अगर मेरे सोडियम ने मेरे ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीजन बन जाता है 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ से सोडियम हो गया गायब। दे आर सेइंग सोडियम आर 2 इन नंबर, सिंस 2 इन नंबर तो एक और का 3s1 होगा, वो भी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा जिसकी वजह से वैलेंसी हो गई 2p6। यहाँ पर एक सोडियम बैलेंस, दूसरा सोडियम भी बैलेंस, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट जितने भी चार्जेस आए हैं किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट के ऊपर, जो भी चार्जेस आ रहे हैं किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्जेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को बोल देते हैं क्या, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, इसने दो चीजें एक्सेप्ट करी है, मतलब इट हैज एक्सेप्टेंस एंड इट हैज डोनेशन। अब अगर हम इंडिविजुअल सीन के बारे में बात करें तो एक सोडियम ने आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वेयरएज ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑक्सीजन की बात हो रही है पर ऑक्सीजन ने ओवरऑल तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ काम किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है तो सोडियम के पास आ गया +1 चार्ज, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसके पास आ गया -2 चार्ज। इसी चीज़ को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में भी समझ सकते हो, कैसे कि पहले तो अभी हमें समझ में आ गया कि ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दीज वर आर एलिमेंट्स, और यहीं से आ गई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। वहीं अगर हम यही सेम चीज़ अगर हम बात करें हमारे कह सकते हैं, ठीक, वी हैव दिस, अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है तो आई कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन एंड देन आई कैन कैलकुलेट कि क्या सीन हो रहा होगा, कौन एक्सेप्ट कर रहा है कौन डोनेट कर रहा है। बट अनदर टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, और फिर आ जाती है कई बार बीच बीच में कुछ लोग बैठ जाते हैं और फिर आ जाता है अपना क्लोरीन। तो अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में देखा जाए तो टेबल में हमने पढ़ा था कि क्लोरीन का नाम तो था पर हाइड्रोजन का नाम तो कहीं था ही नहीं।
सिंस देयर वाज नो नेम फॉर हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में देखा जाए तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ज्यादा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा, मतलब नॉट दिस सॉरी, मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिंस आर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इट बिलोंग टू हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करता है। ऊपर से ग्रुप इज 17, नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चला कि क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डोनेट, and it only needs 1 electron acceptance। इन सब चीजों की वजह से हमने क्या डिटरमाइन किया कि यहाँ पर जो क्लोरीन की वैलेंसी होगी, द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन विल बी -1, और हाइड्रोजन ने क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है तो वैलेंसी हो गई +1। तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट थिंग्स। अगर हम वहीं बात करें, सॉरी वैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट। वहीं अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज की, जैसे आप कह सकते हो वाटर, वाटर के केस में हाइड्रोजन की वैलेंसी तो +1 है और ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस का साइन आएगा, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देयरफॉर ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2। लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट। There was one question in your booklet. देखो, अब हमारे पास कुछ सिनेरियो आता है कुछ ऐसा। अब ये है आपके पास कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये चीजें आप पढ़ोगे अपनी 12वीं कक्षा में, ये सब 12th का मामला है, बट ये क्वेश्चन है आपकी बुक में 11th में भी। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको निकालनी है, जिसकी वैलेंसी निकालनी है उसको लेके बैठ जाओ x। क्लोरीन बीइंग हैलोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई -1। अगर हम वाटर को देखते हैं, वाटर एज अ होल देखोगे अगर, तो हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई, +2। वेयर एज ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई, -2। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, ओवरऑल कंपाउंड की अगर निकालनी है तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे +2 -2 विल गिव अस 0। मतलब वाटर एज अ होल कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की 1 है और ऑक्सीजन की -2 है। तो वहीं से हमें पता चला कि जो वाटर है पूरा, पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0, और बाहर तो है ही +2। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कॉपी करते हैं। एल्यूमिनियम जिसकी आपको निकालनी है, क्लोरीन का -1 होता है तो -1, 0 × 5, क्योंकि 5 वाटर के मॉलिक्यूल है और एक वाटर के मॉलिक्यूल की 0 है तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल की भी 0 ही होगी, और सब बराबर किसके होने चाहिए, +2 के। अब इस इक्वेशन को आप इजीली मैथ्स के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। ये आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ उन्होंने ये नहीं पूछा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है या क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली। व्हाट दे वर आस्किंग वाज कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है या नहीं। अगर हम कोवैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, +3 है,
एल्यूमिनियम की। वेरास कोवेलेंसी की अगर हम बात करते हैं तो कोवेलेंसी कहती है कि एल्यूमिनियम कितने लोगों से जुड़ा है। तो एल्यूमिनियम एक क्लोरीन से जुड़ा है और 5 वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ा है। ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा है? 6 से। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ये कहती है। क्या आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू और आपकी 6 की वैल्यू सेम है? नो, दे आर नॉट सेम। तो बस आपको यही बताना था। तो इस एग्जाम्पल से हमारी दो चीजें क्लियर हो गई। क्या कि पहला कोवेलेंसी क्या होती है, मतलब कौन जिस कंपाउंड की कोवेलेंसी आप निकाल रहे हो वो इन ऑल कितने कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। और दूसरा इज ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं। नेक्स्ट, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी इसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज एनोमोलुअस बिहेवियर। अब ये बिहेवियर कहाँ से याद आ गया? इसका मतलब है आपने 9th क्लास में ये टर्म पढ़ी होगी रिगार्डिंग वाटर, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमोलस का मतलब होता है अजीब। कोई अगर अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है या फिर कोई अगर अलग तरीके से, यूजुअली देखो, अगर मैं यूजुअली क्लास लेने के लिए, मतलब नॉर्मली अगर क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं तो यूजुअली क्लास लेने के लिए आती हूँ, बट व्हाट इफ आई कम एंड स्टार्ट डांसिंग, तो दैट विल बी माय इनमोलस बिहेवियर। ठीक है। अगर हम ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है इन पर्टिकुलर ग्रुप एंड पर्टिकुलर पीरियड, तो उसी के रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ डिफरेंटली बिहेव कर रही है या अलग तरीके से बिहेव कर रही है, दैट कम्स इन योर एनमोलस बिहेवियर। अब एनमोलस बिहेवियर का मतलब है, इसके लिए द एग्जाम्पल्स वी कैन टेक इज दिस एंड लाइक दिस वी कैन टेक। अगर हम ये चीज़ें देखते हैं तो हाँ, एक और चीज़, जब आप पीरियोडिक टेबल याद करेंगे तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें याद करनी है दैट इज ओनली जो फिलहाल आपके काम का है, दैट इज ओनली योर एस ब्लॉक एंड योर पी ब्लॉक। सिर्फ आप इतना याद करेंगे तो थिंग्स विल बी सफाइस फॉर यू ऑल। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं, ये हमने पीरियोडिक टेबल से चीज़ें लिख ली। ये आपका ले लो ग्रुप 1, ये ले लो ग्रुप 2। दे आर सेइंग दैट जो आपको याद करना है, ग्रुप 1 आपको याद करना है, ग्रुप 2 याद करना है, 13 to 17। ओके, यू कैन राइट इट ओवर हियर। ग्रुप 1 2 13 to 17, 18 भी आप याद कर सकते हो। तो दीज आर टू बी लर्न। ठीक है। हाँ, so when we talk in terms of this, we have लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम एंड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें तो ये आपका ग्रुप 1 हो जाएगा। एंड सो ऑन, आपकी चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, ये 13 ग्रुप है आपका। तो दे आर व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि जो आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं अपने बचे हुए एलिमेंट से। जैसे कि ये आपका ग्रुप 1 पूरा, वेराज अगर हम ग्रुप 2 लिख देते हैं, ये आपका ग्रुप 2 हो गया।
ठीक है। और अगर हम ग्रुप 13 पूरा लिखते हैं या फिर ग्रुप 13 लिख देते हैं, ये आपके 13 है, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, 1 एंड 2, 13, 14, 15, 16, 17 आप ऐसे याद कर सकते हो। अब जो चीज़ हमें याद करनी है या जो चीज़ हमें देखनी है वो थी एनमोलस बिहेवियर। तो अगर हम एनमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की बात करते हैं, सॉरी, एनमोलस बिहेवियर इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मतलब कौन अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम देखते हैं जो हमारा बेरिलियम है और ये जो हमारा लिथियम है, ये दोनों थोड़े डिफरेंट है। इनका मेटालिक नेचर इतना ज़्यादा है कि एक तो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं डोनेट करना, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कहता है नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, बिकॉज आई वुड बी लेफ्ट विद नथिंग देयर। अगर ये लोग इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी शो करना चाहते हैं, तो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से व्हाट हैपेंस इज, ये दोनों फॉर्म करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। वेराज जो बाकी की चीज़ें होती हैं जैसे सोडियम या फिर बाकी के एलिमेंट जितने भी हुए, वो सब फॉर्म करेंगे आपके क्या, आयनिक कंपाउंड्स। ये पहली प्रॉपर्टी है, मतलब साइज छोटा होने की वजह से या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो चीज़ें बाद में आएंगी। तो साइज छोटा होने की वजह से या फिर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं इंस्टेड ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पर सिर्फ शेयरिंग की जाती है, आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पर आप एक्चुअल में चीज़ें डोनेट कर देते हो। ठीक है, तो पहला बिहेवियर था ये। अब क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें शो हो रही थी, देयरफॉर कुछ चीजें सामने आई। क्या चीजें, ये सामने आई कि देखो, जब आप चीजें ड्रॉ कर रहे थे तो लिथियम और ऐसे, लिथियम एकदम मैग्नीशियम की तरह बिहेव कर रहा था एंड बेरिलियम वाज बिहेविंग लाइक एल्यूमिनियम। इसी चीज को बोलते हैं, मतलब किसी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स अगर दूसरे ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, किसी पीरियड के एलिमेंट अगर किसी दूसरे ग्रुप के दूसरे पीरियड वाले एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं आप डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, और इसका कारण कुछ नहीं है, इसका सिर्फ गिने चुने कारण है। या तो न्यूक्लियर चार्ज हो सकता है आपका, या फिर आपका साइज हो सकता है, या फिर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। ये इसके थोड़े बहुत कारण जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो एनोमोलस बिहेवियर में क्या शो किया, बाकी सब तो नॉर्मली कोवेलेंट बिहेवियर शो करें, पर ये कोवेलेंट, सॉरी, बाकी सब आयनिक बिहेवियर शो करें, ये शो करेंगे आपके कोवेलेंट बिहेवियर। अनदर थिंग इज, ये लोग बाकी ग्रुप से मैचिंग कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप के दूसरे पीरियड के चीज़ों से या फिर एलिमेंट से ये लोग मैचिंग कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप के रीजन हो सकते हैं ये सब। अभी एक और चीज है, जो ये वाला ग्रुप है आपका, द ग्रुप नंबर 14, दिस ग्रुप 14 के पास एक अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो कहता है क्या, कि ये पाई बॉन्ड्स बना सकता है। एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, जो कि सब बना लेते हैं, ऑलमोस्ट सब बना लेते हैं, बट पाई बॉन्ड्स इन्हीं की खूबसूरत बात है कि द ग्रुप 14 कैन मेक द पाई बॉन्ड्स। जैसे कि अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना है तो आप बना सकते हैं पाई बॉन्ड लाइक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड को ही बोलते हैं पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया सिग्मा एंड दिस इज योर पाई बॉन्ड, सिग्मा इज रिप्रेजेंटेड एज दिस एंड पाई इज रिटन एज दिस। ठीक है, तो या फिर आप बना सकते हो ट्रिपल बॉन्ड्स भी, या फिर आप बना सकते हो ट्रिपल बॉन्ड्स भी, जरूरी नहीं है एक दूसरे के साथ बनाए, बाकियों के साथ भी बना सकते हैं, इसके साथ बना सकते हैं, इसके साथ बना सकते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, या फिर ओ डबल बॉन्ड ओ। आपने ओजोन देखा होगा, तो वो भी एक बॉन्ड होता है। तो लाइक दिस द थिंग्स वर्क आउट।
तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, सच फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इज ऑल्सो सीन। तो ये भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में ही आता है। अगर हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, जो आती है आपकी केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी कहती है कि आपके इस तरफ थे मेटल्स पीरियोडिक टेबल में, इस तरफ थे आपके मेटल्स, वेराज इस तरफ जाते जाते पहुंच गए थे नॉन मेटल्स। दिस वाज द सेम। अगर हम केमिकली रिएक्शन कराना चाहें, मतलब मेटल्स की किसी के साथ भी रिएक्शन करा देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं, तो बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर कहलाया जाएगा, ठीक है। वेर एज अगर हम बात करें कि हमने रिएक्शन कराई नॉन मेटल्स की सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्साइड बनते हैं दोज आर एसिडिक इन नेचर। कहना क्या चाहते हैं, जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स बने जैसे कि Na2O, या फिर आप कह सकते हो K2O, ऐसे ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। पता कैसे चला, हमने इनको पानी में डाला, जब पानी में डाला तो हमारे पास जो रिएक्शन आई दैट वाज KOH या फिर NaOH। और ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि ये दोनों कितने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तभी इनको बोला गया मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वेर एज कोई हमारे पास नॉन मेटल का है, तो नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 बनेगा। CO2 को वहीं अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करा देते हो तो आपका बनता है H2CO3। SO2 को अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करा देते हो तो H2SO3, और इससे पहले बहुत सारी टर्म्स बनती है जैसे कि H2S2O7 या फिर H2SO3, और फिर बनता है H2SO4। तो ये ओलियम कहलाया जाता है आपका। ये आप शायद नहीं पढ़कर आए होंगे क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के स्टेप्स है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो कार्बोनिक एसिड या फिर हम कहें अपने सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये होती हैं एसिडिक इन नेचर, इसलिए इनको कहा गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग टू फोकस अपॉन इज दैट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की स्पीशीज थी, मेटलॉइड्स थी, वो एक्सट्रीम कॉर्नर वाले लिए है तो हमने, वो क्या कहलाई जाती हैं, वो होती हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब हुआ, और कई बार दे कैन बी न्यूट्रल एज वेल। एम्फोटेरिक का मतलब हुआ एसिड की तरह भी काम कर सकती हैं, दे कैन एक्ट एज बेस एज वेल। तो एक्टिंग एज एसिड जहाँ पर बेस की ज़्यादा हो, या फिर एक्टिंग एज बेस जहाँ पर एसिड की कमी हो, तो लाइक दिस दे कैन वर्क आउट। तो ये थी आपकी प्रॉपर केमिकल रिएक्टिविटी। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोज आर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं आपके अभी के लिए। These are the tick mark questions. So anything that influences the valence electrons will affect the chemistry of element. Which one of the following factor does not affect the valence shell? वैलेंस शेल को कौन अफेक्ट नहीं करेगा? अगर हम देखें तो कौन हमारी वैलेंस शेल को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो आपके पास ऑप्शन है कि वैलेंस शेल को एन अफेक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मास, या फिर कोर इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली जो अफेक्ट नहीं करेगा वो है आपका न्यूक्लियर मास। Then size of isoelectronic species is this. Isoelectronic species का मतलब होता है क्या?
हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर चीज़ें अफेक्ट होंगी तो दैट विल बी नथिंग, या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन्स है तो जितना उसके अंदर इंटरेक्शन वही यहाँ पर भी इंटरेक्शन। नन ऑफ दी फैक्टर्स, ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। द वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम शेल, या फिर आपका न्यूक्लियर चार्ज जो हमेशा ही ज्यादा रोल प्ले करता है। देन वी हैव which of the following statement is incorrect, they are asking in relation to the ionization enthalpy. Enthalpy increases as successive electron, ये आपको बताना है। मतलब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसके बाद आपकी और मतलब IE1 हमेशा IE1, IE2, IE3 and so on, ये तो हमने देखा हुआ था। Then we have the greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration. Obviously, अगर आप noble gas configuration पर already पहुंच चुके हो तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाता है। End of valence electron is marked by jump in ionization enthalpy. अगर जंप आ रहा है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी किसी की 58.4 किलो जूल पर मोल है और इसके बाद 50 वी कैन टेक 65.4 किलो जूल पर मोल, और इसके बाद सीधा आ रही है 99.4 किलो जूल पर मोल। यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस वॉज मैनेजेबल, बट ये तो बहुत लार्ज जंप हो गई। इस लार्ज जंप से पता चला क्या कि हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो खत्म हो गए। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बेयरिंग लोअर एंड, लोअर एंड मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो वो मेरे लिए आसान पड़ेगा एज कंपेयर टू मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, विच इज डिफिकल्ट, तो दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, देन वी हैव consider the elements consider the elements B, Al, magnesium and K, correct their metallic property। अब मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में ये चीज़ें पूछ रहे हैं, तो मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में जब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बैठेगा दिस ऑल्सो यू शैल डू, क्योंकि ये केमिकल रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं और ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन देयर शैल बी, यू कैन चेक दीज ऑप्शंस। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ये मुद्दे के क्वेश्चन नहीं है जो अच्छे को है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, फाइंडिंग दिस ओनली, तो आप ऐसे भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ओके ये नहीं, ये करते हैं, ये वाला, वी शैल डू दिस। They are saying predict the formulas for the stable binary compounds, जहाँ पर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है बाइनरी कंपाउंड। जैसे आपके पास है लिथियम और ऑक्सीजन। लिथियम की वैलेंसी हमें पता है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। फॉर्मूला बनाने का तरीका, दोनों को कर दो क्रिस क्रॉस, मतलब लिथियम के पास पहुंचेगा 2 और ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा 1। मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी हमें पता है +2, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3। अब कर दो फॉर्मूला बनाने का तरीका क्रिस क्रॉस, जो कहता है क्या, मैग्नीशियम के पास पहुंचा 3 और नाइट्रोजन के पास पहुंचा 2। वहीं आपके पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन है और एल्यूमिनियम आयोडाइड +3 एंड आयोडीन इज फॉर -1। कर दो क्रिस क्रॉस तो AlI3। फॉस्फोरस और फ्लोरीन, फ्लोरीन की होती है -1 और फॉस्फोरस की होती है +3, तो दैट मेक्स PF3। यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की कितनी, ऑक्सीजन की इज -2 एंड अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो हम पहुंचेंगे अपने पुराने टेबल की तरफ, जो हमारा सबसे पहला टेबल है 33।
सिलिकॉन देखा हमने अपने यहाँ पर जो कि कार्बन के नीचे है, तो कार्बन की हमें पता है 4 होती है, तो वहीं सिलिकॉन की भी 4 होती है। तो ये बताने का मतलब था कि अगर आपको वैलेंसीज नहीं याद है, पीरियोडिक टेबल याद है, और ऊपर वाले में से आप देख करके निकाल सकते हो। और हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है लास्ट वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है, या तो उससे निकाल लो, या फिर इन वाले केसेस में 8 में से आप माइनस करके भी चीज़ों को निकाल सकते हो। तो जहाँ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट था, फॉर्मूला लिख सकते हैं हम क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस ठीक है, ये आप चीजें डिस्कवर कर सकते हो। कमिंग ऑन टू द टॉपिक बैक, जहां से हम देख कर आए थे अपने सिलिकॉन की प्रॉपर्टी को। हाँ, तो सिलिकॉन वी हैव डिस्कवर्ड इज 4। अब इसको कर सकते हैं रिड्यूस, या फिर रिड्यूस करने पर आएगा आपका SiO2। ठीक है, तो लाइक दिस वी कैन मेक द फॉर्मूलाज। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स, अगर कोई चीज पीरियड में आ रही है, लाइक दिस इज योर पीरियड, अगर कोई चीज ऐसे आ रही है तो दैट थिंग वाज हैविंग द नंबर ऑफ शेल्स एज सेम, मतलब n की वैल्यू सेम थी, तो दैट यू कैन मार्क। Another question, these are again tick mark types, so you can do on yourself. If we move on above, we have this is related to your ionization enthalpy and electron gain enthalpy. For few elements they have provided to you. Which of the following is least reactive? Least reactive कैसे निकालेंगे and most reactive कैसे निकालेंगे? जिसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, मोस्ट ionization energy, वो least reactive, and least ionization energy is your most reactive. Then most reactive non, okay, metal they are asking, तो metal के केस में हम ionization energy को कंसिडर करेंगे, और नॉन मेटल के केस में हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को कंसिडर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव, तो उतना ही ज्यादा आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी नेचर। ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एनीथिंग एल्स लेफ्ट? I guess we have done the previous questions as well. Let me just check whether something is left or not. Following. Assignment of the positions they are asking. Like, how will you assign the position? So, in order to assign the position, what we can do is, if they are saying n is 3, n3 का मतलब हो गया यहाँ पहुँचाओ आपका पीरियड इज 3, और अगर हमें ग्रुप जानने हैं तो हम जानेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 2 विल गिव अस 6, whereas n is equals to 4, n 4 है तो मतलब पीरियड हो गया आपका 4, और अगर ग्रुप जानना है तो हम जानेंगे 4। देन यू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, तो दिस इज योर 6 क्योंकि n है 6, और अगर हमें जानना है 7 + 1 + 2 दैट मेक्स इट 10। ठीक है, लाइक दिस यू कैन डू। अनदर थिंग, आई डोंट थिंक एनी अदर क्वेश्चन इज लेफ्ट जो हमने ना किया हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर देयर and we have done all of them. All of them have been covered by us. हाँ, this so we had done in the previous class. So, according to me, this topic is complete now. Those who still think that few of the topics are left, you can comment those topics below. But
this topic is completed from my side. Those who have still any problem regarding anything can comment that particular thing. And if you want the test series, I will upload the test series. So for that, you need to keep watching and stay tuned. Thank you. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.